वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में जो आपके होम साइंस की परीक्षा में आएंगे। होम साइंस के बहुत सारे पेपर्स होने वाले हैं, जैसे एलटी ग्रेड के या स्टेट के और नेट के तो होने वाले ही हैं। तो उन सभी में अगर हम होम साइंस हमारा सब्जेक्ट है, उसमें टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल को पढ़ने से पहले उसके कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको जानना बहुत आवश्यक होते हैं। तो सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम उस टर्म्स की टर्मिनोलॉजी लाए हैं, उनकी परिभाषा लाए हैं कि वो होते क्या हैं, कैसे उनको समझा जाता है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे अपनी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं उन सारे टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी के बारे में, उनके टर्म क्या है और उनके डिफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइबर क्या है। फाइबर फाइबर रेशा को कहते हैं, जिससे धागे बनते हैं। तो उसका सबसे पहला तंतु जो होता है उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। कपड़ा बनाने की मूल इकाई जो सूक्ष्म और लचीली होती है। कपड़ा बनाने के लिए हमको सूत चाहिए होगा, तो उसकी कपड़ा बनाने की मूल इकाई जो सूक्ष्म और लचीली होती है उसको हम लोग फाइबर कहते हैं। ये लचीला सा तंतु होता है, रेशा होता है जो हमको प्राप्त होता है, उसी को जिससे कपड़े बनते हैं। तो सबसे पहले उसका सबसे छोटा तंतु जो है वो क्या है, फाइबर कहलाता है। इसके बाद देखते हैं नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशा। ये भी फाइबर ही होता है, बट ये कैसा होता है, प्राकृतिक होता है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और प्रकृति से हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होंगे, प्रकृति में जो पौधे या पशुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, ऊन, रेशम। किनसे प्राप्त होंगे, पौधों से। पौधे हमें कहाँ मिलेंगे, प्राकृतिक रूप से मिलेंगे। पशुओं से प्राप्त होते हैं कपास, ऊन, रेशम। कपास भी पौधों से प्राप्त होता है, ऊन हमें भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है, और रेशम हमको रेशम कीट। तो ये सारे कहाँ से आते हैं, ये सारे सोर्स कहाँ से आते हैं, नेचर से आते हैं। तो ये कैसे रेशे कहलाएंगे, कैसे फाइबर, नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेशा कहलाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे मैन मेड फाइबर। प्राकृतिक प्राकृतिक का जस्ट उल्टा होता है मैन मेड या कृत्रिम रेशा। मैन मेड फाइबर जिसको आदमियों के द्वारा बनाया जाए, मैन मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाया जाए, उसे मैन मेड फाइबर कहते हैं। और ये बनते कैसे हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं उन्हीं को मैन मेड फाइबर या कृत्रिम फाइबर कहते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। ये होते हैं नायलॉन और रेयान। ये दो धागे होते हैं, जो नायलॉन और रेयान। आगे देखते हैं फिलामेंट। आगे हम बात करेंगे जो टर्म है फिलामेंट। फिलामेंट हम किसको कहते हैं, फिलामेंट होता है तंतु, लगातार लंबाई वाला एकल रेशा। मतलब जिसकी लंबाई, जो रेशा सबसे ज़्यादा लंबा होता है उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। तो लगातार लंबाई वाला एकल रेशा, मतलब एक ही रेशे की लंबाई काफ़ी अधिक हो, लंबी हो, तो उस रेशे को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्टेपल फाइबर को, लघु रेशा। जैसे ये फिलामेंट लंबा रेशा होता है, उसी तरह स्टेपल फाइबर लघु रेशा होता है, मतलब छोटा रेशा। जो रेशे होते हैं उसमें जब सबसे कम जिसकी लंबाई होती है, जिस रेशे की लंबाई सबसे कम होती है, उसी को हम लोग स्टेपल फाइबर कहते हैं। इसकी परिभाषा है सीमित लंबाई वाले छोटे रेशे। यार्न, अब इसके बाद आ जाता है यार्न। यार्न मतलब सूत धागा, रेशे से जब मरोड़ कर बनाया जाता है तो उस चीज को हम लोग यार्न या धागा कहते हैं या सूत कहते हैं। अनेक रेशों को मोड़कर बनाया गया धागा। कई रेशे हैं, उनको आपस में गूंथ कर, मरोड़ कर, जो भी क्रियाएं कर कर हम लोग धागा बनाते हैं, उस क्रिया को, उसको ही हम लोग धागा कहते हैं। इसके बाद आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब सूत काटना, रेशों का जोड़कर सूत बनाने की प्रक्रिया। हम आगे ऊपर देखें ना, धागा धागा बनाने के लिए जो रेशों को, अलग अलग रेशे हैं उनको जोड़ने की जो भी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग या सूत काटना कहते हैं। इसके बाद आ जाता है वीविंग। वीविंग मतलब बुनाई। बुनाई, कपड़ा अगर हमें कोई तैयार करना है तो उसकी क्या होती है, बुनाई होती है। ताने और बाने के धागों को मिलाकर कपड़ा तैयार करना। ताना और बाने के धागों को
क्षैतिज और लंबवत ये होते हैं ताने और बाने, उनको मिलाकर जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको हम लोग वीविंग कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं नीटिंग, बुनकर विधि। अब बुनाई भी अलग-अलग तरीके से होती है, तो बुन जो भी बुनाई की विधि होती है, बुनकर विधि होती है, उसको हम लोग निटिंग कहते हैं। एक ही धागे की लूप बनाकर वस्त्र तैयार करना। इस तरह के इसमें हम लोग कुरूस से जो भी सामान हम लोग बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, दरवाजे पे लगाने वाला थालपोश बनाते हैं, उसको हम लोग नीटिंग कहते हैं। एक ही धागे की बार-बार लूप बना के ऐसे घुमा-घुमा के वस्त्र तैयार किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे लूम, वो हम हाथ से करते हैं बुनाई, और ये लूम मतलब होता है करघा। कपड़ा बुनने की एक प्रकार की ये क्या होती है, एक मशीन होती है। कपड़ा बुनने की एक मशीन होती है। इसके बाद देखेंगे वार्प। वार्प मतलब ताना होता है, करघे पर लंबाई की दिशा में लगाए गए धागे को हम लोग वार्प कहते हैं। इसके बाद आ गया वेप्ट। वेप्ट मतलब होता है बाना, ताने के आर पार डाले जाने वाले धागे। ये ताना है, इसके ऊपर आर पार डाले जाने वाले धागे को हम लोग बाना कहते हैं। इसके बाद आ जाता है स्लीवेज, जिसको हम लोग हाशिया कहते हैं। कपड़े का मजबूत किनारा जो उधड़ता नहीं है। कोई भी कपड़ा है, ऐसे उसके धागे हैं, उसका ये किनारा ऐसे ऐसे रहते हैं ना, कोई भी कपड़ा देखेंगे उनकी बुनाई में ऐसे दिखेगा, जो भी थान का कपड़ा रहेगा साइड में, ये उसकी स्लीवेज कहलाती है। ये हाशिया जैसे कॉपी में होती है ना, यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, यहाँ इतना बना होता है ये एरिया, उसको हम लोग हाशिया बोलते हैं। वही सेम है, ये कपड़े में होता है, जिसको हम लोग स्लीवेज कहते हैं। फैब्रिक, फैब्रिक मतलब वस्त्र या कपड़ा। जब सूत से एक कपड़ा थान का तैयार हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे। तो सूतों से बना तैयार कपड़ा, ये पूरा कपड़ा तैयार रहता है, अब उस पे अलग अलग डिजाइनिंग करके अलग अलग करके अलग अलग के कपड़े बनाए जाते हैं। तो सूतों से बना तैयार कपड़ा, सूत से प्रक्रिया करके क्या बन गया है, कपड़ा बन गया है। तो सूतों से बना तैयार कपड़ा को हम लोग फैब्रिक कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स करना, मिश्रण। दो या अधिक रेशों को मिलाकर ताकि बेहतर गुण प्राप्त हो। दो तरह के रेशों को जब मिलाएंगे तो एक अलग तरह का रेशा में प्राप्त होगा, धागा प्राप्त होगा। इस प्रकार की क्रिया को हम लोग ब्लेंडिंग कहते हैं। इसके बाद आ जाती है फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब परिष्करण करना, कपड़े को सुंदर और उपयोगी बनाने की अंतिम प्रक्रिया। कपड़े पे हम लोग फिनिशिंग करते हैं, जिससे वो कपड़ा सुंदर बन जाता है, चमक आ जाती है, उस क्रिया को हम लोग फिनिशिंग कहते हैं। डाइंग, डाइंग मतलब रंगाई। कपड़ा बन गया है, या ये कपड़े पे भी होता है और रेशे पे भी होता है। तो डाइंग रंगाई, कपड़े की रंगाई, कपड़े या रेशा को रंग देने की प्रक्रिया को हम लोग डाइंग कहते हैं। इसके बाद आता है प्रिंटिंग, छपाई। अलग अलग के डिजाइन को कपड़े पे छापने की प्रक्रिया है ये। बहुत अलग अलग तरीके की होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, बांधनी होती है, तरह तरह के बंधेज होती है, वो सारी छपाई होती है। तो कपड़े पर डिजाइन या आकृति छापने की प्रक्रिया को हम लोग प्रिंटिंग कहते हैं। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब सफेदी करना, कपड़े की प्राकृतिक रंगत हटाकर उसे सफेद बनाना। ब्लीचिंग मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जब सूत पे अलग अलग तरह की क्रियाएं करके कपड़ा बनता है, तो उसका कलर, कुछ प्राकृतिक कलर्स उसमें होते हैं, उसका अपना एक कलर होता है। तो उसको ब्लीचिंग करके उस क्रिया को, और जो काम करते वक्त उस पे गंदगी लगी है, उस क्रिया को हटाने की प्रक्रिया को ही लोग ब्लीचिंग कहते हैं। इसके बाद आता है मर्सराइजिंग। क्या आता है, टर्म है मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन का मतलब होता है, मर्सराइजेशन का मतलब होता है कपास के कपड़े को चमकदार और मजबूत बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, मर्सराइजेशन किस प्रकार के कपड़े पे होता है, कपास के कपड़े पे, मतलब कपास के धागे से बने हुए कपड़े को पे मर्सराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है, और यह कपड़े को क्या करता है, चमकदार,
मजबूत बनाता है, शाइनिंग उसमें आती है और मजबूत भी होता है। काउंट ऑफ यार्न, सूत की गिनती, सूत की मोटाई या महीनता की माप, सूत कितना मोटा है कितना पतला है इसकी जो माप की जाती है उसी को काउंट ऑफ यार्न कहते हैं। टेक्सचर, बनावट, कपड़े की सतह कैसी है, दाने दाने हैं, हल्का सा उसको टच करने के बाद ये टेक्सचर हमें पता चलता है। तो सतह, कपड़े की सतह की अनुभूति, खुरदुरी या चिकनी, मतलब वो थोड़ा खुरदुरापन है या एकदम सिल्की टाइप का है। रेशम जैसे लेंगे हम हाथ में तो वो एकदम सिल्की महसूस होता है। ऊन एकदम सिल्की नहीं महसूस होगा। तो कपड़े की बनावट से हमको पता चल जाता है टेक्सचर, ये हम टच करते हैं तो हमको ये अनुभव होता है कि ये चिकना है या खुरदुरा है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। इसके बाद देख लेंगे थ्रेड काउंट, धागे की गिनती, प्रति इंच कपड़े में ताने बाने के धागों की संख्या। 1 इंच में कितने ताने हैं कितने बाने हैं इनकी संख्या को हम लोग थ्रेड काउंट कहते हैं। एब्जॉर्बेंसी, शोषण क्षमता, कपड़ा कितनी नमी या तरल सोख सकता है इसकी माप को हम लोग शोषण क्षमता कहते हैं। कपड़ा कितनी नमी या कितने पानी को सोख सकता है, गर्मी होती है पसीने होते हैं तो कपड़ा एब्जॉर्ब करता है ना, उसी उसकी कितनी क्षमता है वो कितने तक सोख सकता है उसी को हम लोग शोषण क्षमता कहते हैं। जो सबसे ज्यादा किसकी होती है, कॉटन की होती है। इसीलिए गर्मियों में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। शिकर, सिकन, क्रीज, क्रीज मतलब होता है सिकन, ये एक प्रकार की सिलवट होती है। जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं तो वो कपड़े में आ जाती है, तो कपड़े में पड़ने वाली अस्थाई सिलवटें, कपड़े में पड़ने वाली अस्थाई सिलवटों को हम लोग क्रीज कहते हैं। कपड़े पे पड़ने वाली अस्थाई सिलवटें या। इसके बाद हम देखते हैं ड्रैपेबिलिटी, गिरने की गुणवत्ता। हम जब किसी भी चीज को लपेटते हैं, ड्रैप करते हैं, साड़ी को जैसे अपने ऊपर ड्रैप करते हैं तो लगाने की प्रक्रिया, कपड़े के शरीर पर लटकने या गिरने की क्षमता, कैसे डाल रहे हैं, पल्ले कैसे हैं, प्लेट्स कैसे लगाए जा रहे हैं, ये सब कपड़े के शरीर पे डालने की या लटकने या गिरने की क्षमता होती है, उसी को हम लोग ड्रेपेबिलिटी कहते हैं। कि कपड़ा खड़ा है या लूज है, लटक गया है, तो वो कपड़े की क्वालिटी होती है। तो इसी ड्रैप, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रेपेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमक, कपड़े से परावर्तित मार्ग की प्रकाश की मात्रा, किसी कपड़े में कितना रिफ्लेक्ट करने की क्षमता है, जो जितना क्या, जितना वो होगा, चिकना होगा उतना ही परावर्तित कर देगा, उसमें उतना ही लस्टर होगा। लस्टर मतलब उसमें उतनी ही चमक होगी और उतना ही वो प्रकाश को परावर्तित करेगा। तो प्रकाश को परावर्तित करने की मात्रा को ही हम लस्टर कहते हैं। ड्यूरेबिलिटी, अस्थायित्व, कितना टिकेगा कपड़ा, कितना दिन तक चलेगा, कपड़े के दीर्घ काल तक टिके रहने की क्षमता को ही हम लोग ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है श्रिंकेज, सिकुड़न, मुड़ना, धुलाई के बाद कपड़े के आकार में कमी, सिकुड़ के कपड़े क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। बहुत साड़ियाँ हैं उसके नीचे नीचे के किनारे कैसे हो जाएंगे, मुड़ जाते हैं, तो श्रिंकेज आ जाती है। धुलाई के बाद कपड़े के आकार में कमी, जिससे कपड़े छोटे बड़े दिखने लगते हैं, इसलिए सब लोग कहते हैं कि कॉटन का कपड़ा है तो अभी धुलेंगे तो चढ़ेगा, मतलब थोड़ा सा उसके आकार में कमी आएगी, इसलिए एक साइज बड़ा ले लीजिए। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, श्रिंकेज कहेंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, तन्य शक्ति, कपड़े को खींचने पर टूटने की सीमा। अगर हम किसी कपड़े को खींच रहे हैं तो उसकी टूटने की शक्ति को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। किसी चीज को खींचे और कितने पे जाके वो टूट रहा है, तनता है, और कितने पे जाके वो टूट सकता है, वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद आ जाते हैं इलास्टिसिटी, लचीलापन, खींचने पर कपड़े का पुनः अपने आकार में लौट आना। कपड़ा है उसको खींच रहे हैं फिर वो अपने आकार में, इलास्टिक होती है ना, उसी से संबंधित है, वो अपने आकार में लौट आ रहा है। अगर हम किसी कपड़े को पकड़ के खींच रहे हैं फिर वो अपने अवस्था में अपने आकार में लौट आ रहा है, तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं, लचीलापन कहते हैं। रेजिलेंस, प्रत्यास्था,
कपड़े का दबाव या मोड़ने पर पुनः सीधा होने की क्षमता। किसी कपड़े को मोड़ रहे हैं फिर उसको खोल रहे हैं, वो पुनः अपनी अवस्था में आ जा रहा है, तो उसको क्या कर रहे हैं, उसको रेजिलेंस कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। और ये इलास्टिसिटी खींचने पर कपड़ा पुनः अपनी अवस्था में आता है, और इसमें हम दाब देते हैं कपड़े को और फिर वो दाब हटाते हैं तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। इसके बाद देखेंगे अब्रेशन रेजिस्टेंस, घर्षण प्रतिरोध, मतलब रगड़ करने पर कपड़ा कितना रगड़ को सहन सकता है उसके बाद फटता है, तो इस चीज को अब्रेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। कपड़े की खराब ना होने की इसकी क्षमता होती है, रगड़ से कपड़ा खराब ना हो इसकी क्षमता को ही अब्रेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिश्रित, मिश्रित रेशा, मिक्स, दो या अधिक रेशों का संयोजन, दो या दो से अधिक रेशों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसको ब्लेंड कहते हैं। नॉन वोवन फैब्रिक, अबुना वस्त्र, बिना बुनाई के बनाए गए वस्त्र जैसे फेल्ट, फेल्ट में कपड़े की बुनाई नहीं होती है, इसमें ताप या दाब के माध्यम से रेशों को जोड़ दिया जाता है, इसी को नॉन वोवन फैब्रिक या फेल्ट कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको फेल्ट बोला जाता है। फेल्टिंग की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे वस्त्र बनते हैं, ताप और दाब की सहायता से रेशों को आपस में जोड़ के कपड़े को बना लिया जाता है। इसके बाद देखेंगे यार्न ट्विस्ट, सूत की मरोड़, सूत में रेशे को घुमाने की मात्रा, सूत में रेशे को घुमाने की मात्रा कितने उसमें ट्विस्ट दे रहे हैं उसी को हम लोग यार्न ट्विस्ट कहते हैं। प्लेन वीव, साधारण बुनाई, ये बुनाई के प्रकार है। सबसे सरल बुनाई जिसमें ताना बाना एक एक बार क्रॉस करते हैं, ताना बाना कितने बार क्रॉस करेंगे, एक एक बार क्रॉसिंग होगी, इसी को हम लोग साधारण बुनाई कहते हैं। ट्विल बुनाई, तिरछी बुनाई, तिरछी रेखाओं वाला मजबूत कपड़ा, इसमें रेखाएं कैसी बनती है, तिरछी बनती है। साटिन वेव, चिकना और चमकदार सतह वाला कपड़ा, ऐसी बुनाई में कपड़ा कैसा होता है, चिकना और चमकदार उसकी सतह होती है। पाइल फैब्रिक, फूला हुआ वस्त्र, कपड़े की सतह पर छोटे छोटे रेशे वाले वस्त्र जैसे मखमल। क्रेप, क्रेप मतलब झुर्रीदार कपड़ा, झुर्रीदार सतह वाला हल्का कपड़ा, झुर्रीदार सतह वाले हल्के कपड़े को हम लोग क्रेप कहते हैं। ये कपड़े के प्रकार है, झुर्रीदार सतह इसकी होती है। फिर इसके बाद आता है मसलिन, मतलब मलमल का कपड़ा, बहुत महीन और हल्का सूती कपड़ा। अक्सर इस कपड़े कपड़े को हम लोग ज़्यादातर पनीर जब छानना होता है तो उसमें छानते हैं, जिससे पानी निकल जाता है, तो इस कपड़े को मसलिन या मलमल कहा जाता है। पॉपिलीन, चिकना और मजबूत सूती या मिश्रित कपड़ा, चिकना होगा उसकी सतह चिकनी होगी, मजबूत सूती या कुछ मिक्स होगा, उस कपड़े को पॉपलिन कहते हैं। डेनिम, डेनिम का यूज हम जीन्स में करते हैं, मजबूत सूती कपड़ा जो आमतौर पर जीन्स में प्रयोग होता है, सूती ही होता है कपड़ा जो जीन्स में प्रयोग होता है, उसको डेनिम कहते हैं। पॉलिएस्टर, सिंथेटिक रेशा, मानव द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं होता, जो सिकुड़ता नहीं, जल्दी सूखता है, सिकुड़न भी नहीं होती है और जल्दी से सूख भी जाता है। रेयॉन, 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 हाँ, रेयॉन, अर्ध कृत्रिम रेशा जो रेशम जैसा दिखता है। रेयॉन रेशम के रिप्लेस में आया है, रेयॉन जो सस्ता है, कृत्रिम रेशा है, मानव द्वारा बनाया गया है और दिखने में हूबहू रेशम जैसा दिखता है। नायलॉन, कृत्रिम रेशा, बहुत मजबूत और लचीला, ये भी कृत्रिम प्रकार का रेशा जो मानव द्वारा बनाया गया है, मजबूत और लचीला होता है। कॉटन, सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, कपास के पौधे से प्राप्त एक प्राकृतिक रेशा है। सिल्क, रेशम के कीड़े से प्राप्त मुलायम चमकदार रेशा है। ऊल, भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है, भेड़ या पशुओं के बालों से प्राप्त रेशा। लिलेन, सन के पौधे से प्राप्त मजबूत रेशा, किस पौधे से प्राप्त होता है लिलेन, सन के पौधे से प्राप्त होता है। यह एक बहुत मजबूत रेशा, इसके रेशे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं।
पॉपुलर डेनिम ये हो गया है, कॉटन भी हो गया, सिल्क लिनन तक हो गया। एक्रेलिक, एक्रेलिक ऊन जैसा दिखने वाला कृत्रिम रेशा। एक्रेलिक मतलब ऊन के स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रेशम की जगह पे रेयॉन का यूज, उसी तरह ऊन की जगह पे एक्रेलिक का यूज करते हैं। रेशम जैसा दिखने वाला एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है। नॉन सेलुलोजिक फाइबर, अकोशिकीय रेशा, ऐसे रेशे जिनमें सेलुलोज नहीं होता है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, इनमें सेलुलोज की कोई भी मात्रा यूज नहीं होती है। रेयॉन में तो हो भी जाती है, बस इसमें कोई भी सेलुलोज की मात्रा यूज नहीं होती है। ये पूरा सिंथेटिक होता है, पॉलिस्टर और नायलॉन। तो ये रहे कुछ टर्म टेक्सटाइल के, उसकी टर्मिनोलॉजी हैं और उसकी परिभाषाएं जो हम देखें। इसको पता होगा तो हम टेक्सटाइल पढ़ना और समझना आसान होता है, तो ये जानना बहुत आवश्यक है। आगे और भी परीक्षा के पेपर्स, PYQ, प्रैक्टिस सेट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और अच्छे से उन पर चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।